जी। अच्छा, एक इस सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम की आलोचना करने वाले दो पक्ष हैं, जो दो साइड्स कह सकते हो, दो लॉबीज कह सकते हो, दो सेक्शन कह सकते हो। एक तो है वो जो ये सिस्टम के विदन रहते हुए ही रिफॉर्म्स की मांग करता है कि सिस्टम फंडामेंटली यही चल सकता है और इसमें कुछ रिफॉर्म्स कर लिए जाएं। दूसरा है जो समझता है कि इस सिस्टम में रिफॉर्म्स की, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ एक रेवोल्यूशन ही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहना चाहें? देखिए, रेवोल्यूशन की जरूरत तो है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में पितृसत्ता, पूंजीवाद और जातिवाद, ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इसको चैलेंज किए बिना भारत के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। भारत की महिलाएं कितनी गुलामी और जकड़न में हैं, उनकी कोई आजादी नहीं है। तो पितृसत्ता और पूंजीवाद, जिस तरीके से भारत की आर्थिक स्थिति है कि करोड़ों करोड़ मेहनतकश लोग दुर्गति में रहने को मजबूर है, के बाद भी ना उनका के पास घर है, ना वो इलाज उनको मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, और चंद मुट्ठी भर लोग भारत की 70% दौलत के मालिक बने हुए हैं। ये व्यवस्था बदलने की, रेवोल्यूशन की बहुत जरूरत है। और जब कोई इस व्यवस्था को बदलने की बात करता है तो उसके ऊपर ये जो व्यवस्था के बेनिफिशियरी हैं, चाहे वो पूंजीपति वर्ग है, चाहे वो जातिगत सवर्ण ताकतवर लोग हैं, ये हमला कर देते हैं और हथियारबंद हमला करते हैं। न सिर्फ ऐसा कि नक्सलियों के ऊपर हथियारबंद हमला होता है, बल्कि अंबेडकरवादियों को मारा जाता है, गांधीवादियों को भी जेल में डाला जाता है, दूसरे जो नॉन आर्म्ड मूवमेंट्स हैं, जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, उनके लोगों को भी जेल में डाला जाता है। तो आप देखते हैं कि इस देश में पितृसत्ता, पूंजीवाद, रिलीजियस हेजेमनी, ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाले कितने लोग जेलों में हैं। एक अंदाज के मुताबिक आज 30,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स भारत में हैं, जिसमें सिख हैं, कश्मीरी हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, झारखंड के आदिवासी हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, सारे देश में, हर राज्य में पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसको चैलेंज करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ ये व्यवस्था या तो निगोशिएट करें, मतलब हम सब जो भी इस व्यवस्था में कमियां देखते हैं, अगर नक्सली हथियार उठा के भी लड़ रहे हैं तो हम उनसे कैसे निगोशिएट करें, कैसे हम उनके साथ एंगेज करें। आप एंगेज तो करते नहीं भाई। नक्सलवाद की चर्चा होती है कि साहब नक्सलवादी जो है वो आर्म्ड स्ट्रगल के द्वारा इसको बदलना चाहते हैं, तो ठीक है, उसके साथ आप बात नहीं कर सकते क्या? वो एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन में पैदा हुआ एक मूवमेंट है, उसके साथ आप बात करने की बजाय सीधे जाकर उनको ढाई 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 मार देते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक हो गया, अब सब शांति है। ये तरीका नहीं है शांति लाने का, क्योंकि सन 52 के जो नक्सली थे, आज वो नक्सली नहीं है, वो तो मर चुके। 52 वाले तो मर चुके, सिस्टम नहीं बदला तो नए नक्सली पैदा हो गए जी। तो आज से 20 साल बाद आप आज 52 के नक्सली मार दिया आपने, 67 के नक्सली मार दिया आपने, हजारों को मारा ना, 80 में मारा, अब फिर से मार दीजिए। लेकिन फिर ये परिस्थितियां, जाति, पूंजीवाद और पितृसत्ता अगर रहेगी तो फिर से नए लोग हथियार उठाएंगे, फिर लड़ेंगे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं इस पर लिख चुका हूं कि उस वक्त के पुलिस वाले भी मर गए, नक्सल भी मर गए, पूंजीपति भी मर गए, नेता भी मर गए, फिर नए नेता पैदा हुए, नए पुलिस वाले पैदा हुए, नए नक्सली भी पैदा हो गए।
सिस्टम वही चलता रहेगा, लगातार शोषण का सिस्टम चलेगा तो नए नक्सली पैदा होते रहेंगे। तो आपने ये भी कहा कि माओवादियों ने उनको लड़ना सिखा दिया आदिवासियों को, वो लड़ाई नहीं छोड़ेगा। देखिए, इंसान जब तक जुल्म है, जुल्म के खिलाफ लड़ेगा। मैंने ये भी उदाहरण दिया कि आप 3 साल के 2 बच्चों को लीजिए और एक बच्चे को 2 बिस्किट दीजिए, एक बच्चे को 1 बिस्किट दीजिए। जिसे 1 बिस्किट मिला है वो फेंक देगा, रोने लगेगा और कहेगा मुझे भी 2 दो। अब उस बच्चे को किसी नक्सली ने तो नहीं सिखाया कि तू अन्याय के खिलाफ लड़। तो अन्याय के खिलाफ लड़ना तो इंसान की फितरत है, उसको नेचर ने सिखाया है। तो नक्सलियों की जरूरत ही नहीं है, लोग लड़ेंगे। लेकिन जो लड़ रहे हैं, जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप हैं, वो डिफरेंट, उनमें भी कोई एक मतता नहीं है। देखिए, वो इसके बारे में क्या कहना? नहीं, वो तो कोई चिंता की बात भी नहीं है और ना ही कोई नई बात है। आप देख लीजिए, जितनी भी दुनिया में या भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें धड़े होते हैं। अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर लोग बढ़ जाते हैं, अलग अलग फैक्शंस बन जाते हैं। वो कोई नई बात भी नहीं है, अनोखी बात भी नहीं है, वो तो होता रहेगा। लेकिन जब लक्ष्य अगर बड़ा होता है और आंदोलन बड़ा होता है तो छोटे मोटी मतभेदों को साइड में रख करके इकट्ठा मिलकर भी लड़ा जाता है, संयुक्त मोर्चा बनाया जाता है और मिलकर के लोग फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ भी आते हैं। तो ये साथ आना, अलग हो जाना, ये तो एक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, वो तो होगा। एक आपने ऐतिहासिक रेफरेंस दिया था इसी जद्दोजहद का, सिस्टम को बदलने की रास्ते का। एक था महात्मा गांधी जी का और दूसरा था भगत सिंह का जी। लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे, डायमेट्रिकली अपोज्ड कई तो लोग बोलते हैं। लेकिन उसके प्रसंग में आप मतलब जो देखते हैं दोनों के बीच सामना कैसे? हाँ, दोनों का दुश्मन आपने बताया था कि एक था जो उनको मतलब बर्बाद करना चाहता था जी। इसके बारे में थोड़ा और जी। तो आप देखें कि भगत सिंह भी जो लड़ रहे हैं वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, और गांधी भी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैंने कल जो जिक्र किया था अपने भाषण में, मैंने ये कहा कि भगत सिंह की हत्या साम्राज्यवादियों ने की, अंग्रेज साम्राज्यवादी थे। और भगत सिंह ने एक खत जो लिखा था पंजाब के गवर्नर को, जिसको द लास्ट पेटिशन कहा जाता है, आखिरी खत भगत सिंह का, उसमें भगत सिंह कहते हैं कि आपने, यानी अंग्रेजों ने, फौजी बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के प्राकृतिक संसाधनों और उसको उनके श्रम को लूटने के लिए उन पर एक हमला किया है। और ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की है, ये लड़ाई हमारे बाद खत्म भी नहीं होगी और अंग्रेजों के जाने के बाद भी खत्म नहीं होगी। चाहे अंग्रेज चले जाएं, काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, लेकिन ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इसमें मेहनतकश अवाम की आखिरी जीत नहीं हो जाती। और हमने इस युद्ध में जनता का साथ देने का फैसला किया है, इसलिए हमें राजनीतिक युद्धबंदी घोषित किया जाए और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए, ये भगत सिंह कह रहे हैं। और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी की जो हत्या की गई उसके बारे में एक फैक्ट है, माउंटबेटन जो वॉइस रहे थे लास्ट, उनके जो सेक्रेटरी थे नरेंद्र सिंह सरीला, जो आईसीएस थे, उन्होंने लिखा है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक था जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका दोनों शामिल थे, ये तेल के इलाकों पर, जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, उस पर कब्जे के लिए साउथ एशिया में एक सॉफ्ट स्टेट चाहते थे जिसको भविष्य में फौजी अड्डे के रूप में वेस्ट इस्तेमाल कर सके तेल के एरिया पे कब्जा करने के लिए। तो पाकिस्तान के गठन का वेस्ट पावर्स ने डिसाइड किया था और गांधी उसमें बीच में आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? उस समय दंगे हो रहे थे देश में,
बिहार में दंगे हुए, गांधी गए, बिहार के दंगे शांत हो गए, नोआखली के दंगे शांत हो गए, कोलकाता के दंगे शांत हो गए, दिल्ली आए गांधी, वहां के दंगे शांत हो गए। और उसके बाद गांधी ने घोषणा की कि अब मैं भारत से हिंदुओं को के जत्थे को लेकर पैदल जाऊंगा पाकिस्तान और वहां उनके घरों में वापस बसाऊंगा, और जो मुसलमान भारत से अपने घर छोड़ के गए हैं उनको वापस लेके आऊंगा। तो गांधी एक तरीके से बंटवारे को बेमानी बना देना चाहते थे, एक तरह से अंडू कर देना चाहते थे। अगर गांधी ये कर देते तो जो वेस्ट का प्लान था वो फेल हो जाता। तो वेस्टर्न पावर्स ने उस समय सोचा कि अब गांधी की हत्या कर देनी चाहिए, और फिर उन्होंने, आरएसएस को तो वही शुरू से पाल रहे थे, गोडसे वगैरह सब आरएसएस के लोग थे, तो उस समय इनको कहा गया कि अब गांधी की हत्या कर दो। और गांधी की हत्या में गोडसे के साथ एक और आदमी को भी फांसी हुई थी, उसका नाम था नाना आप्टे। नाना आप्टे ब्रिटिश इंटेलिजेंस का पेड एजेंट था, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस गांधी की हत्या के पीछे शामिल था। तो दोनों में हम देखते हैं, भगत सिंह की हत्या में भी, उनकी फांसी में भी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो है पीछे, और गांधी की हत्या में भी वो है। तो ये एक, हमें उस समय की राजनीति को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम फैक्ट्स को समझें कि दोनों का दुश्मन एक था। फिर दोनों ने एक ही बात कही, भगत सिंह ने भी वही बात कही, गांधी ने भी वही बात कही, जो हम अब सही रोशनी में अगर देखें। भगत सिंह क्या कह रहे हैं? युद्ध। उनका आपने युद्ध थोपा है, जनता के ऊपर युद्ध थोपा है, और यह युद्ध आजादी के बाद भी चलेगा। आज आप देखिए देश भर में युद्ध चल रहा है। हमारे ज्यादातर हथियारबंद सिपाही कहां हैं? आदिवासी इलाकों में। क्या करने गए हैं? वो गए हैं पूंजीवादी युद्ध लड़ने, पूंजीपतियों के लिए भारत के संसाधनों पर कब्जा करने, जंगलों पर, खनिजों पर, बंदरगाहों पर, नदियों पर कब्जा करने गए हैं। और गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है, क्योंकि यह मॉडल कहता है जिसके पास ज्यादा है वो विकसित है। लेकिन चूंकि प्रकृति ने सबके लिए बराबर दिया है, और आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें, और दूसरा देगा नहीं तो आप ताकत से छीनोगे। तो इस अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, और अंग्रेज अपने इस शैतानी डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन रखने के लिए सारी दुनिया पर हमला करते हैं, युद्ध करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा गया कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार खून बहाते हैं दुनिया में। गांधी ने कहा भारत अगर अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे, इस अंग्रेजी विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा, और दूसरा निकलेगा पर्यावरण का विनाश, और इन दोनों से तुम तबाह हो जाओगे। तो भगत सिंह भी युद्ध की बात कर रहे हैं कि आजादी के बाद युद्ध चलता रहेगा, लेकिन दोनों ही फेल हो गई। फेल कहां हुए? महात्मा गांधी भी वो राज नहीं ला सका जो वो चाहता था, महात्मा और गांधी भगत को सिंह भी नहीं ला सका। आजादी के बाद मार ही दिया गया ना। हाँ, मार ही दिया गया ना, तो उन्हें तो चंद महीनों बाद ही मार दिया गया, 6 महीने भी नहीं। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या रोड मैप देखते हैं? नहीं, देखिए रोड मैप तो हम सबको तय करना पड़ेगा। मैं कौन हूं अकेला रोड मैप बना? आप दिमाग में तो आता है ना, इतने लंबे समय से आप मतलब लगे हुए हैं इस युद्ध में, उसका एक हिस्सा है आप। आपने बहुत सारी, आपको भी यातनाएं दी हैं सरकार ने। देखिए देश के नौजवान और देश की जनता जिस तरीके से आज संसाधनों पर हमला हो रहा है, आज आप देखिए, चाहे वो सिंगरौली हो, चाहे वो टिब्बी हो, चाहे वो हसदेव हो, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, मणिपुर हो, सारे देश में, चाहे वो तिब्बत हो, सोनम वांगचुक भी जेल में पड़े हुए हैं, सारे देश में सिपाही और जनता आपस में भिड़ रहे हैं। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। पूंजीपतियों के लिए अडानी अंबानी और दूसरे पूंजीपतियों के लिए जमीनों पर कब्जा करो, पूरे अरावली को खोद दो, हमला चल रहा है। तो उसमें नौजवान खुद अपना रास्ता चुन रहे हैं।
क्या रास्ता चुन रहे हैं संघर्ष करने का, कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाएंगे, अपनी राजनीतिक आजादी को बचाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सीए एनआरसी जैसा जो संविधान विरोधी कानून लाया गया, उसके खिलाफ मुस्लिम महिलाएं खड़ी हुई, नौजवान खड़े हुए। आज उमर खालिद और अनिर्बान, ये दूसरे जो उनके साथ कितने सारे नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया है। माइनिंग का विरोध करने वाले, जल जंगल जमीन की आवाज उठाने वाले कितने सारे आदिवासियों को जेलों में डाल दिया गया है। भीमा कोरेगांव नाम का जो एक फर्जी केस बनाया गया, उसमें जो बुद्धिजीवी सरकार की इन नीतियों का विरोध कर रहे थे, उनको जेलों में डाल के 5-6 साल, 6.5 साल तक हो गए। अब उन सबको जेलों में सड़ाया गया। तो आप देख रहे हैं कि लोग रास्ता बना रहे हैं, तय कर रहे हैं, और जैसे जैसे सरकारी दमन बढ़ेगा, लूट बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्रोह भी भड़केगा। लोग खुद रास्ता चुनेंगे, विद्रोह का तरीका चुनेंगे, और उनको किसी आउटसाइड गाइडेंस की जरूरत नहीं है। लोग खुद तय करते हैं कि अच्छा, हमारा इस समय इस तरीके से हमको लड़ना है, तो वो लड़ेंगे। दमन जितना बढ़ेगा, बगावत उतनी ज्यादा भड़केगी। सरकार सोचती है कि दमन करने से बगावत दब जाएगी, लेकिन होता उल्टा है। क्योंकि पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, यही हुआ है। जितना ज्यादा दमन बढ़ा है, उतनी ज्यादा बगावत भड़की है, और एक दिन फिर जो तानाशाह है, या तो खुद को गोली मार लेता है, या पब्लिक उसको सड़कों पे खींच खींच के उसके लीर लीर कर देती है। तो ये हो सकता है कि आप ज्यादा दमन करेंगे, पब्लिक एक दिन आपके घरों में घुस के, आपके बंगलों में घुस के, और आपके सिपाही भी अपनी गन नीचे कर देंगे, और पब्लिक घुस के आपको चीर देगी बीच में से। तो ये होता है। अच्छा, एक और बात है, आपने वहां पता नहीं तो जो ऑडियंस में लोग थे वो बडेरी उम्र के थे, या तो ये अंदाजे से कहा आपने, मेरे को नहीं पता कॉन्टेक्स्ट क्या था। आपने ये कहा कि आपको नौजवानों के पास जाना चाहिए। आप जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे से बात करते हैं, नौजवानों के पास नहीं जाते। लेकिन इस पर कॉन्टेक्स्ट में उनका ये कहना था कि वो तो विदेशों को भाग रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनते। आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा नहीं है कि सारे नौजवान विदेश भाग गए हैं। भारत में मतलब कितने परसेंट नौजवान विदेश गए होंगे? 1% भी नहीं गया। 99% तो भारत में ही है। किसानी भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकान और व्यापार भी कर रहे हैं, बेरोजगार भी बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या भारत में बेरोजगार नौजवानों की है, जो फिर नशे में जब भी जा रहे हैं। तो उन नौजवानों के साथ बात करके उनको सामाजिक बदलाव के साथ जोड़ना, पूंजीवाद का जो हमला है उसके बारे में बात करना, उसको समझाना, वो जो बेरोजगार है उसके साथ मिलकर के एक आंदोलन खड़ा करना, ताकि रोजगार की मांग को तेज किया जा सके। आज मुझे लगता है कि भारत में सबसे जो ताकतवर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो है बेरोजगार नौजवान की। करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार हैं। अगर हम जो पुराने एक्टिविस्ट हैं, बेरोजगार नौजवानों को संगठित करके एक आंदोलन खड़ा कर सकें, तो हम भारत की राजनीति का चेहरा बदल सकते हैं। तो क्यों नहीं हम निकलते? हम अगर ड्राइंग रूम में बैठ के रजाई में पड़े पड़े क्रांति का सपना देखेंगे, मोदी को या फासीवाद को या आरएसएस को कोसते रहेंगे, उससे कोई बदलाव नहीं आएगा। उठना चाहिए, निकलना चाहिए घर से, गांव में जाना चाहिए, मोहल्लों में जाना चाहिए, बस्तियों में जाना चाहिए, दलित बस्ती में जाएं, गरीबों की बस्ती में जाएं, और उन नौजवानों को अपने साथ जोड़ें और एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करें, ताकि इस फासीवाद को, पूंजीवाद को, पितृसत्ता, जातिवाद, इसको हटाकर एक नए समाज की बनाने की राजनीति को मजबूत किया जा सके। वो राजनीति किसके पास है आज? क्यों सबके पास है? क्या कम्युनिस्टों के पास भी है, अंबेडकरवादियों के पास भी है, सबके पास है। आप स्पेसिफिकली बात करें। आप ये तो सभी का नाम ले दिया आपने। हाँ, स्पेसिफिकली आप किसके, रिलेटिवली किसकी राजनीति को आप स्ट्रांग समझते हैं कि वो राजनीति पॉजिटिव है, उसके साथ जुड़ा जा सकता है, लोगों को जुड़ना चाहिए? नहीं, वो देखिए, वो मैं तजवीज नहीं कर सकता।
वो तो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि इस समय सबसे इफेक्टिव फोर्स कौन सी है, और वो हर फोर्स को अपने को मोर एक्सेप्टेबल और रेलेवेंट बनाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी जी। क्योंकि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती कि हमसे जुड़ो। वो तो जनता देखेगी कि अच्छा ये रास्ता ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है, इसमें जुड़ेंगे तो बदलाव श्योर है। तो इन स्पाइट ऑफ द ग्रिम सिचुएशन, तो आप कितने को ऑप्टिमिस्ट हैं? मैं 100 के फ्यूचर मैं 100% ऑप्टिमिस्ट हूं, और इसलिए हूं क्योंकि ये नेचर ऑप्टिमिस्ट है। देखिए, नेचर हर दिन नए बच्चे पैदा कर रही है, हर दिन वो बच्चे जवान हो रहे हैं, हर दिन प्रकृति नई हो रही है। तो और हर नई जनरेशन क्या चाहती है? वो चाहती है उसको खाने को मिले, उसको रोजगार मिले, उसको मोहब्बत करने का माहौल मिले। तो हर नई पीढ़ी बेटर वर्ल्ड चाहती है। तो जब प्रकृति और पूरी जनता ऑप्टिमिस्ट है, उसको अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छी दुनिया चाहिए, तो हम क्यों निराश हो जाए कि नहीं अब दुनिया नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तो बिल्कुल, ऐसा सोचना तो कुफ्र है कि अब नहीं बदलेगी हालत। जब नेचर खुद बदल रही है प्रति क्षण, तो बदलाव तो आएगा, बदलाव नेचुरल है। इसीलिए तो भगत सिंह साहब ने हजरत मोहानी का ये नारा, पॉलिटिकल नारा बनाया अपना, इनकलाब जिंदाबाद। तो जो चेंज है वही जिंदा रहेगा, इनकलाब ही हमेशा जिंदा रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, इसे पॉजिटिव नोट ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ।